एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। सोचिए एक पिता हैं जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपना वक्त, पैसा, सब कुछ, एक 14 साल के बच्चे को मौत के मुंह से निकालने के लिए। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये कोई फिक्शन नहीं है, एक रियल लाइफ सिचुएशन है। हाँ बिल्कुल। तो उस आदमी ने उस बच्चे की जान बचाई, उसको एक सेफ छत दी, और बदले में पता है क्या हुआ? उसी बच्चे ने पुलिस को बुलाकर ये झूठ बोल दिया कि ये आदमी मुझे पीटता है। अरे बाप रे, ये सुनने में तो किसी सस्पेंस थ्रिलर का सीन लगता है। वही तो, लेकिन दरअसल ये एक बेहद डीपली डॉक्यूमेंटेड केस स्टडी का हिस्सा है। और इससे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब एक ट्रॉमेटाइज दिमाग को पहली बार एक सेफ माहौल मिलता है तो वो और भी ज्यादा अजीब या खतरनाक तरीके से रिएक्ट करने लगता है। देखिए, शायद ह्यूमन साइकोलॉजी का ये सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। मतलब जब किसी का दिमाग सालों तक सिर्फ डर और खतरे में जीता है ना, तो अचानक मिली हुई सेफ्टी उसे सुकून नहीं देती। तो क्या देती है? अब उसे लगता है ये एक नया थ्रेट है, एक नया खतरा। और आज की इस पड़ताल में हम दरअसल इसी भावनात्मक और कहूँ तो एक बेहद जटिल टकराव को अनपैक करने वाले हैं। सही बात है। हमारे जो आज के सोर्सेज हैं उनका नाम है शैडोज ऑफ द पास्ट, अ फादर्स ट्रायल, और एक और डॉक्यूमेंट है जिसका टाइटल है complicated-parenting.pdf, जो कि एक बहुत ही एप्ट टाइटल लगता है इस केस के हिसाब से। हाँ बिल्कुल। तो ये जो सोर्सेज हैं ये एक अकेले पिता यानी एक सिंगल फादर और उनके द्वारा अडॉप्ट किए गए एक 14 साल के बच्चे के बीच के नोट्स और उनकी काउंसलिंग एडवाइस का पूरा संग्रह है। और इस डिस्कशन का लक्ष्य किसी को जज करना नहीं है। अपनी गहरी इनसिक्योरिटीज टकराती हैं तो उस भयंकर तूफान के बीच ट्रस्ट कैसे बनता है या डिसिप्लिन कैसे लाया जा सकता है। और मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक पिता और बेटे की कहानी तक सीमित नहीं है। ये ह्यूमन ब्रेन के सर्वाइवल मोड और रिकवरी की एक बहुत बड़ी मास्टर क्लास है। इन नोट्स को पढ़ते हुए जो बात सबसे ज्यादा चुभती है वो ये है कि इस घर में एक नहीं बल्कि 2 लोग अपने अपने अकेलेपन और डर से लड़ रहे हैं। दोनों की अपनी अपनी रियलिटी है। हाँ, दोनों का सच अपना अपना है और दोनों ही एक दूसरे के एक्शंस को बिल्कुल ही गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो चलिए इस केस की शुरुआत हम उस बच्चे की फिजिकल कंडीशन से करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वही इस पूरे इक्वेशन का फाउंडेशन है। बिल्कुल, फिजिकल कंडीशन समझना बहुत जरूरी है। सोर्सेज बताते हैं कि जब इस पिता ने करीब 1 साल पहले इस बच्चे को अडॉप्ट किया था तो उस बच्चे की हालत किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। उसको टीबी था यानी ट्यूबरकुलोसिस, जो अपने आप में एक बहुत सीरियस बीमारी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके एक पैर में सिवियर इन्फेक्शन था जिसका लंबा इलाज चल रहा था। पर जो डिटेल सच में झकझोर देने वाली थी, जिसे पढ़कर मैं भी शॉक में थी, वो ये थी कि 14 साल की उम्र में उस बच्चे का वजन सिर्फ 30 किलो था। बाप रे, सिर्फ 30 किलो! 14 साल के बच्चे के लिए ये बहुत ही अलार्मिंग है। वही ना। देखिए, ये सिर्फ मैलन्यूट्रिशन नहीं है, ये लॉन्ग टर्म स्टार्वेशन और सिवियर निग्लेक्ट का एकदम क्लियर फिजिकल एविडेंस है। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि उस बच्चे का दिमाग और उसका पूरा नर्वस सिस्टम पिछले कई सालों से सिर्फ जिंदा रहने की जादूजहद में लगा हुआ था। लेकिन हमें यहाँ उस पिता की लगन और डेडिकेशन की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने लगातार 1 साल तक उस बच्चे की बेहद देखभाल की, अपना वक्त दिया, पैसा लगाया, इलाज करवाया, जो कि एक अकेले इंसान के लिए बहुत बड़ा टास्क है। हाँ, और उनकी इस मेहनत का असर ये हुआ कि बच्चे का टीबी ठीक हो गया, उसका पैर का इन्फेक्शन ठीक हुआ और उसने करीब 10 किलो वजन भी गेन कर लिया। ये तो एक बहुत बड़ी फिजिकल विक्ट्री थी उनके लिए। तो मतलब अगर कहानी यहाँ खत्म हो जाती तो ये एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग होती है ना। पर असल जो कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी है वो तो इस फिजिकल रिकवरी के ठीक बाद शुरू होती है, क्योंकि फिजिकल हड्डियां और मांसपेशियां तो खाने और दवाई से ठीक हो जाती हैं, पर दिमाग की जो वायरिंग सालों के ट्रॉमा से टोटली बदल चुकी है वो अचानक ठीक नहीं होती। और वही हुआ, अलार्मिंग बिहेवियर सामने आने लगे। पिता को अपने नोट्स में लिखना पड़ा कि बच्चा पिछले 1 महीने से अपना खाना छुपाकर फेंक रहा था। खाना फेंकना एक बहुत ही टिपिकल सर्वाइवल बिहेवियर है। और सिर्फ खाना ही नहीं, उसने अपनी पूरी 1 महीने की टीबी की लाइफ सेविंग दवाई फेंक दी। ओह, ये तो सीधा अपनी लाइफ को खतरे में डालने वाली बात हो गई। और जब पिता ने उसे दवाई फेंकने और रात में छुपकर पॉर्न देखने के कारण डांटा, तभी उस बच्चे ने पुलिस को कॉल करके झूठ बोला कि ये आदमी मुझे पीटता है, जिससे कोई भी पेरेंट कंप्लीटली टूट जाएगा। बिल्कुल। पर इस पर थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट ऐड करना जरूरी है। बच्चे का पास्ट
सोर्सेस के अनुसार बेहद डार्क रहा है। वो पिछले 3 साल तक वहाँ की एक मेड के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व था और अनाथाश्रम जैसी जगहों पर अपने रूममेट्स के साथ भी इनअप्रोप्रिएट फिजिकल रिलेशंस में शामिल रहा था, जिसमें एनल पेनिट्रेशन तक इंक्लूडेड था। देखिए, ये जो पास्ट है ना, यही इस बच्चे के हर एक अजीब बिहेवियर की कुंजी है। कैसे? एक दिमाग जिसे अर्ली चाइल्डहुड से ही फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज का सामना करना पड़ा हो, जहां उसकी बॉडी पर उसका अपना कोई कंट्रोल ही ना रहा हो, वहां दिमाग का एक हिस्सा जिसे हम अमिगडाला कहते हैं, वो हमेशा हाइपर एक्टिव रहता है। अमिगडाला मतलब जो डेंजर डिटेक्ट करता है। एग्जैक्टली, वो हमेशा अलर्ट मोड में रहता है। लेकिन यहाँ मैं साइकोलॉजी से थोड़ा हटकर एक प्रैक्टिकल दिमाग से सोचना चाहूंगी। मैं थोड़ा पुश बैक करूंगी इस पॉइंट पर। बिल्कुल, पूछिए। दवाई फेंकना और खाना फेंकना समझ आता है, चलो, लेकिन एक तरफ पिता ने उसकी जान बचाई है। क्या पुलिस को झूठ बोलकर बुलाना सिर्फ ट्रॉमा है? मुझे तो इसमें एक तरह की मैनिपुलेशन और कहीं ना कहीं एक इवल कैरेक्टर की झलक भी दिखती है। मतलब कोई इतना एहसान फरामोश कैसे हो सकता है? और यही वो सबसे बड़ा ट्रैप है जहां अक्सर केयर गिवर्स फंस जाते हैं। ट्रैप कैसा? बिहेवियर्स को एविल या मैनिपुलेटिव मान लेने का ट्रैप। असल में ऐसे ट्रॉमेटाइज दिमाग को हम एक फॉल्टी स्मोक डिटेक्टर की तरह समझ सकते हैं। फॉल्टी स्मोक डिटेक्टर? अच्छा, हाँ। देखिए, नॉर्मल घरों में स्मोक डिटेक्टर तब बजता है जब सच में आग लगती है, पर इस बच्चे का स्मोक डिटेक्टर इतना खराब हो चुका है कि जब उसके पिता उसके लिए सिर्फ ब्रेड टोस्ट कर रहे होते हैं, यानी सेफ्टी और दवाई दे रहे होते हैं, तो भी उसके दिमाग का अलार्म जोर जोर से बजने लगता है कि खतरा है। हाँ, उसे लगता है खतरा है, ये इंसान भी तुम्हारा फायदा उठाएगा। तो मतलब वो दवाई और खाना इसलिए नहीं फेंक रहा क्योंकि वो बुरा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके दिमाग के लिए अथॉरिटी का मतलब ही हमेशा से अब्यूज और खतरा रहा है। जिस किसी अडल्ट के पास भी पावर थी, उसने उन्हें यूज किया। पावर हमेशा एक्सप्लॉयटेशन के रूप में देखी उसने। बिल्कुल। तो जब नया पिता उन्हें दवाई लेने पर मजबूर करता है, तो दिमाग उसको केयर नहीं बल्कि कंट्रोल और थ्रेट मानता है। झूठ बोलना और पुलिस बुलाना उसकी सर्वाइवल टेक्निक है, ताकि वो खुद को बचा सके। हाँ, उसे लग रहा है कि वो फंस गया है। ये मैनिपुलेशन नहीं है, डेस्परेशन है। लेकिन इस डेस्परेशन का असर उस अकेले पिता पर क्या हो रहा है, ये देखना भी तो उतना ही जरूरी है ना। बहुत जरूरी है। उनकी मेंटल हेल्थ भी तो दांव पर है। क्योंकि देखिए, बच्चा लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे पिता की सारी की कराए मेहनत पर पानी फिर रहा है, और पिता अब अपने डर और अपनी हेल्पलेसनेस को कंट्रोल करने के लिए एक्सट्रीम स्ट्रिक्टनेस का सहारा लेने लग गए हैं। और ये बहुत आम बात है, जब लोग किसी ऐसी चोट को ठीक नहीं कर पाते जिसे वो समझ नहीं रहे होते, तो वो कंट्रोल का सहारा लेते हैं। और इस डॉक्यूमेंट में वो कंट्रोल बेहद क्लियर दिखता है। पिता ने नोट्स में लिखा है कि उन्होंने बच्चे को एक टाइट डिसिप्लिन में रखने का फैसला किया है। उन्होंने उसको सीधा सीधा कह दिया है कि अगर उसने फ्यूचर में उन्हें हार्म किया या झूठ बोला तो वो उसे घर से निकाल देंगे और जेल भेज देंगे, जो कि एक बहुत ही एक्सट्रीम धमकी है। एक फ्रेज स्पेसिफिकली यूज किया गया है कि बच्चे को अपनी औकात में रहना सिखाना जरूरी है। देखिए, ये एक्सट्रीम बाउंड्री असल में पिता के अपनी डीप एंजाइटी और हेल्पलेसनेस को दिखाती है। और इस बीच ना एक पर्टिकुलर घटना का जिक्र है जिसने इस घर के माहौल को और वॉलेटाइल बना दिया। अयोध्या वाली घटना? हाँ, वही। बच्चे को अयोध्या में उसके दादाजी के पास कुछ दिन के लिए छोड़ा गया था, और वहां उसने क्या किया, उनकी ही दुकान से बीड़ी और गुटखा चुराकर पीना शुरू कर दिया, जो कि अगेन उसके पास्ट और इम्पल्स कंट्रोल इश्यूज का नतीजा था। जब पिता को ये पता चला तो उनका गुस्सा आसमान छू गया। वो वहां गए और उन्होंने गुस्से में आकर बच्चे को 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। और एक ट्रॉमेटाइज्ड बच्चे पर फिजिकल वायलेंस का असर बारूद में आग लगाने जैसा होता है। वो ही हुआ। उस थप्पड़ के बाद बच्चा इतना एग्रेसिव हो गया कि उसने फौरन जहर खाने और घर से हमेशा के लिए भाग जाने की धमकी दे डाली, क्योंकि उसके लिए फिजिकल मार दोबारा उसी सर्वाइवल फियर को ट्रिगर कर गई। पर देखिए, पिता का लॉजिक यहाँ बिल्कुल गलत नहीं लगता मुझे। पिता का माइंडसेट क्लियर है, दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता, हर चीज अर्न करनी पड़ेगी। पर क्या बच्चे को ये फ्रेमवर्क समझ आएगा? रुकिए, मैं आपको चैलेंज करती हूँ यहाँ। इस फिलॉसफी में आखिर गलत क्या है? दुनिया वैसे भी बहुत प्रैक्टिकल और कठोर है। बाहर कोई किसी का सैड पास्ट या ट्रॉमा नहीं देखता। तो अगर पिता उसको अभी से ये रियलिटी चेक दे रहे हैं कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता और चोरी करने पर सजा मिलती है, तो क्या वो ये उसे असल जिंदगी के लिए रेडी नहीं कर रहे?
मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। सतह पर या लॉजिकली कहें तो ये आर्ग्यूमेंट बेहद सॉलिड लगता है, पर साइकोलॉजी में बेसिक नीड्स और अर्न्ड प्रिविलेजेस के बीच एक बहुत गहरी लाइन होती है। दोनों में क्या अंतर है इस कॉन्टेक्स्ट में? टीवी देखना, पॉकेट मनी मिलना या दोस्तों के साथ घूमने जाना, ये ऐसी चीजें हैं जो अर्न की जाती हैं मेहनत से और अच्छे बिहेवियर से। लेकिन खाना, कपड़े, छत और सबसे जरूरी चीज अनकंडीशनल सेफ्टी और एक्सेप्टेंस, ये कभी भी किसी शर्त पे नहीं मिलने चाहिए। ओह, मतलब अफेक्शन और रूफ कंडीशनल नहीं हो सकते? बिल्कुल नहीं। अगर बच्चे को ये लगने लगे कि अगर मैंने गलती की तो मेरा अपना बाप मुझे घर से निकाल देगा या जेल भेज देगा, तो उस घर में कभी भी ट्रस्ट पैदा ही नहीं हो सकता। पर डर के बिना उसको सुधारा कैसे जाए? थप्पड़ और जेल के डर के बिना क्या तरीका है? देखिए, जब आप डर को पेरेंटिंग का फाउंडेशन बनाते हैं ना, खासकर एक ऐसे बच्चे के साथ जो पहले से ट्रॉमा से गुजरा है, तो 3 में से एक ही चीज होती है। क्या? या तो वो बच्चा बेहद शातिर मैनिपुलेटर बन जाएगा ताकि वो कभी पकड़ा ना जाए, या वो अंदर से पूरी तरह नाम हो जाएगा, डिस्कनेक्टेड, या फिर वो वायलेंटली लैश आउट करेगा, जैसे उसने जहर खाने की धमकी देकर किया। एग्जैक्टली। काउंसलिंग सोर्सेज इसीलिए फियर बेस्ड ओबीडियंस की जगह सेल्फ रिस्पेक्ट बेस्ड डिसिप्लिन की वकालत करते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है? ओबीडियंस मतलब बच्चा डर के मारे आपकी बात मान रहा है, उसमें अथॉरिटी का खौफ है जो कि बहुत टेम्पररी है, जैसे ही खौफ हटेगा वो वही करेगा। और डिसिप्लिन? डिसिप्लिन का मतलब है कि बच्चे के अंदर खुद की इज्जत और सही गलत का एक इंटरनल मॉरल फ्रेमवर्क बन रहा है। वो इसलिए गलत काम नहीं करता क्योंकि उसे खुद पर गर्व है, डर के मारे नहीं। ये पॉइंट बहुत क्लियर है, लेकिन ये जो ओबीडियंस की चाह है ना पिता के अंदर, वो सिर्फ उसके आज के बिहेवियर तक सीमित नहीं है। जब हम इस केस स्टडी में आगे बढ़ते हैं तो दिखता है कि पिता ने इस बच्चे के फ्यूचर पर एक पहाड़ जैसा बोझ डाल दिया है। और इस बोझ में सबसे बड़ा हिस्सा पढ़ाई का है, जो कि सच में थोड़ा अलार्मिंग लगता है। नोट्स के मुताबिक ये बच्चा पढ़ाई में एकदम 0 लेवल पर था जब उसे अडॉप्ट किया गया। बेसिक लिखना भी ठीक से नहीं आता था, लेकिन पिता ने उसे सीधा NIOS बोर्ड से 10th क्लास की प्रिपरेशन में डाल दिया। एक ऐसे दिमाग को जो अभी ट्रॉमा से निकल रहा है, सीधे 10th बोर्ड में डालना। हाँ, और अब नतीजा क्या निकल रहा है? बच्चा पिछला पढ़ा हुआ सब भूल जाता है, प्रेशर झेल नहीं पाता और इन सब से बचने के लिए चीटिंग करता है। चीटिंग कैसे? जैसे कि वो अपनी पुरानी कॉपी पर लिखी हुई राइटिंग पर आज की नई डेट डाल देता है ताकि पिता को लगे कि उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। जैसे एक बार फिर से पिता उसके क्रिमिनल माइंड या धोखे का सबूत मान रहे होंगे। बिल्कुल वही मानते हैं वो। और इस कठोर पढ़ाई के पीछे पिता का एक अपना बहुत बड़ा एजेंडा है। उनका गोल ये है कि आने वाले 10 सालों में बच्चा कम से कम 10,000 रुपए महीना कमाने वाला एक होम ट्यूटर बन जाए। ये टारगेट अपने आप में बहुत स्पेसिफिक है ना? लेकिन इस फ्यूचर प्लानिंग के पीछे एक ऐसी शर्त और उम्मीद छुपी है जो इस पूरे डायनामिक्स को ही बदल कर रख देती है। पिता एक्चुअली चाहते हैं कि बच्चा टीचर बनकर उनके पास ही रहे, ताकि वो अकेले ना रहें। हाँ, वो उनकी देखभाल करे। पिता को सख्त डर है कि अगर बच्चा जॉब के लिए कहीं बाहर चला गया या उसकी शादी हो गई तो वो लाइफ में अकेले पड़ जाएंगे। यहाँ आकर हमें असल ट्रूथ दिखता है। देखिए, ये जो पढ़ाई है ये बच्चे की इंडिपेंडेंस के लिए नहीं करवाई जा रही है। तो किसके लिए है? ये पढ़ाई दरअसल पिता के अपने अकेलेपन का इलाज है। पर मैं यहाँ दोबारा इस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का बचाव करना चाहूंगी। हाँ, बताइए। देखिए, एक सिंगल फादर जिसने एक ऐसे बच्चे पर अपनी पूरी जिंदगी का वक्त और अपनी सारी सेविंग्स डाल दी, जिसके सर्वाइवल की उम्मीद मतलब ना के बराबर थी, तो क्या उस अकेले इंसान के लिए ये सोचना नेचुरल नहीं है कि कल को जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो यही बच्चा मेरा सहारा बनेगा? समझ रहा हूँ आपका पॉइंट। एक रिटायरमेंट प्लान की तरह सोचना, ऐसी एक्सपेक्टेशन रखना किसी भी पेरेंट के लिए गलत कैसे हो गया? सभी माँ बाप ऐसी उम्मीद रखते हैं। ये सोचना नेचुरल जरूर हो सकता है, पर हेल्दी या प्रैक्टिकल होना बिल्कुल अलग बात है। खास तौर पर इस केस में एक 14 साल का बच्चा जिसका पास्ट इतना ज्यादा ट्रॉमेटिक रहा हो, उसकी क्रोनोलॉजिकल एज तो 14 साल है, पर उसकी मेंटल और इमोशनल आयु शायद 8 या 10 साल के बच्चे जितनी ही होती है। मतलब उसका दिमाग अभी बच्चा ही है अंदर से। बिल्कुल, उसका दिमाग अभी 10th क्लास के एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझने या प्रोसेस करने के काबिल ही नहीं है।
ट्रॉमा से गुजरे दिमाग का कॉग्निटिव लोड पहले ही फुल रहता है। कॉग्निटिव लोड? हाँ, उन्हें नई चीजें याद रखने में भारी दिक्कत होती है, क्योंकि दिमाग का आधा हिस्सा तो सिर्फ सेफ फील करने में लगा हुआ है। तो जो वो चीटिंग कर रहा है, होमवर्क पर पुरानी डेट डाल रहा है, वो आलस या मैनिपुलेशन नहीं है? नहीं, वो दिमाग की ओवरवेल्म्ड स्टेट है। ऐसे बच्चे को दिन में 3 घंटे बिठाकर लगातार पढ़ाना उसे एक टॉर्चर की तरह फील होता है। उसे दिन में 25 मिनट के छोटे छोटे ब्लॉक्स में पढ़ाने की जरूरत होती है, जहां उसे रोज एक स्मॉल विन यानी सक्सेस का एहसास हो, ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। एग्जैक्टली। और जहां तक केयर गिवर बनने की उम्मीद की बात है ना, इसमें एक बहुत बड़ी आयरॉनिकल और सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी छुपी है। वो कैसे? देखिए, पिता स्ट्रिक्ट इसलिए हैं क्योंकि वो डरते हैं कि बच्चा उन्हें छोड़कर ना चला जाए। पर यही डर बेस्ड स्ट्रिक्टनेस और ये जो जबरदस्त प्रेशर है, वो वही आग है जो उस बच्चे को पहला मौका मिलते ही उनसे दूर भागने पर मजबूर कर देगी। ये बहुत गहरा पॉइंट बोला आपने। पेरेंटिंग का आखिरी लक्ष्य एक इंडिपेंडेंट अडल्ट बनाना होना चाहिए। अगर आप अपने डर को शांत करने के लिए बच्चे को एक परमानेंट डिपेंडेंट केयर गिवर बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो रिश्ता प्यार नहीं, एक घुटन बन जाएगा। और मुझे लगता है ये पॉइंट इस पूरी चर्चा का सबसे क्रूशियल हिस्सा है, क्योंकि यहाँ आकर ना बात साफ हो जाती है कि पिता की केयर गिवर बनने की उम्मीद बच्चे की जरूरत से नहीं आई है, बल्कि उनके खुद की मेंटल हेल्थ और उनकी इनसिक्योरिटी से आई है। और यही पर इन सोर्सेस का सबसे सेंसिटिव हिस्सा खुलता है, जहां पर हमें उस पेरेंट के दिमाग की स्थिति और उनके पिछले जख्मों को सच में समझने का मौका मिलता है। सोर्सेस से हमें पता चलता है कि पिता की लाइफ में अबैंडनमेंट का एक बड़ा लंबा हिस्ट्री रहा है। उनकी लाइफ से कुछ फीमेल्स जा चुकी हैं। नोट्स में उन्होंने स्पेसिफिकली एक बिहार की फीमेल का जिक्र किया है, जो पहले उनसे जुड़ी थी और अब वो किसी और के साथ है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके प्रेजेंट पर पड़ रहा है। बिल्कुल। इन पिछले धोखों ने पिता के दिमाग में एक कैटास्ट्रोफाइजिंग का पैटर्न और एक बेहद गहरी इनसिक्योरिटी सेट कर दी है। और ये टर्म कैटास्ट्रोफाइजिंग को समझना जरूरी है। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्टेट है जहां दिमाग हर छोटी सी गलती या किसी भी नेगेटिव घटना को दुनिया का सबसे बड़ा खतरा मान लेता है। वर्स्ट केस सिनेरियो सोचना, जैसे कि पिता को लगता है कि आगे चलकर ये बच्चा उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़प लेगा, या उनके पीठ पीछे उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी रच रहा है, जो कि एक नॉर्मल टीनेजर का बिहेवियर नहीं होता। इसका एक बेहद सटीक उदाहरण वो घटना है जिसे नोट्स में भंडारे वाली घटना कहा गया है। एक दिन पिता ने बच्चे को पास के भंडारे से पूरी सब्जी लाने के लिए भेजा, और वो बच्चा वहां मंदिर में लगभग 1.5 से 3 घंटे तक बैठा रहा। उसे वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। बच्चे अक्सर दोस्तों के साथ वक्त भूल जाते हैं। वही। अब यहाँ पिता का रिएक्शन देखिए। उन्होंने नोट्स में लिखा है कि उनका खून जलता है। उन्हें लगता है कि बच्चा उन्हें धोखा दे रहा है या डिलिबरेटली परेशान कर रहा है। और उन्होंने रिएक्ट कैसे किया? उन्होंने उसको घर पर अकेले में नहीं मारा या डांटा, बल्कि वो मंदिर गए और पंडित जी के सामने, पूरी भीड़ के सामने उस बच्चे की पब्लिक में बेइज्जती की। और पिता का मानना है कि इस पब्लिक ह्यूमिलिएशन से उन्होंने बच्चे को लाइन पर ला दिया है। देखिए, ये घटना ना एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक पेरेंट की अनरिजॉल्व्ड एंजाइटी एक बच्चे के बहुत ही नॉर्मल केयरलेस बिहेवियर से टकराती है तो क्या होता है। पर यहाँ भी मेरे दिमाग में एक जोरदार एम्पैथी ड्रिवन सवाल उठ रहा है। एक बार उस पिता के बारे में सोचिए। हाँ, वो लगातार वर्क फ्रॉम होम करते हैं। उनके पास बाहर जाने का, दोस्तों से मिलने का कोई सोशल सपोर्ट सिस्टम नहीं है। उनकी लाइफ से करीबी लोग जा चुके हैं। तो एक अकेले इंसान से हम ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि जब उसका लाया हुआ बच्चा 3 घंटे लापता रहे तो वो एक शांत थेरेप्यूटिक रोबोट बनकर रिएक्ट करे? ये एक्सपेक्ट करना उनसे ज्यादती होगी, है ना? एक इंसान जिसका सब कुछ छीन लिया गया हो या जो इतना अकेला हो, उसका खून खौलना और गुस्सा निकालना क्या बिल्कुल जायज नहीं है? उनका दर्द बिल्कुल वैलिड है। एक सिंगल पेरेंट जो इतना बड़ा ट्रॉमा हैंडल कर रहा हो, उसका आइसोलेटेड और हाइपर विजिलेंट हो जाना बेहद नेचुरल है। उसमें कुछ अननेचुरल नहीं है। तो फिर गलत क्या है? लेकिन समझने वाली बात यह है कि एक अडल्ट होने के नाते, चाहे आपका दर कितना भी जायज क्यों ना हो, उस दर का बोझ उस बच्चे पर डालना खतरनाक है। लेट्स सिंप्लीफाई दिस। जब एक टीनेजर भंडारे में दोस्तों के साथ 2 घंटे बैठता है तो वो किसी प्रॉपर्टी हड़पने की कॉन्स्पिरेसी या फ्यूचर थ्रेट का प्लान नहीं बना रहा होता। वो तो बस पूरी खाते हुए दोस्तों के साथ टाइम पास कर रहा होगा। एग्जैक्टली। उसके दिमाग के वो हिस्से जो इम्पल्स कंट्रोल या टाइम मैनेजमेंट संभालते हैं, वो भी डेवलप ही नहीं हुए हैं। वो बस एक बच्चा है जो वक्त भूल गया। पर पिता की पिछली लाइफ ऐसी रही है जहां उन्हें धोखा मिला है।
इसलिए उनका दिमाग हर एक लेट आने को या हर एक झूठ को कॉन्स्पिरेसी मान लेता है। इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? इसी को बिट्रेयल ट्रॉमा कहते हैं और इस साइकिल को कहीं ना कहीं तोड़ना ही पड़ेगा। पिता को इसको अकेलेपन और वैलिडेशन की जरूरत को उस बच्चे में ढूंढने के बजाय बाहरी दुनिया में ढूंढना होगा। अपने खुद के लिए सपोर्ट सिस्टम बनाना होगा। हाँ, अपने सोशल कनेक्शंस दोबारा बनाने होंगे और उस बच्चे के साथ डील करते वक्त एक सेफ ट्रूथ जोन बनाना होगा। ये वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, सेफ ट्रूथ जोन। ये प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा दिखता है? जैसे जब वो भंडारे से लेट आया, पब्लिक शेमिंग या पंडित जी के सामने शिकायत करना उस फ्रैजाइल ट्रस्ट को रूट से खत्म कर देता है। ह्यूमिलिएशन से कोई बच्चा सुधरता नहीं है, वो बस और शातिर तरीके से झूठ बोलना और छुपना सीख जाता है। सेफ ट्रूथ जोन का मतलब है कामली एक कॉन्सिक्वेंस देना। जैसे तुम 2 घंटे लेट आए, मुझे फिक्र हुई, इस गलती का कॉन्सिक्वेंस ये है कि कल तुम्हारा मोबाइल टाइम या खेलने का टाइम 1 घंटा कम होगा। बात वहीं खत्म। इसमें पनिशमेंट है बट ड्रामा नहीं है। एग्जैक्टली। इसमें क्लियर बाउंड्री भी है, पर उसमें बच्चे के कैरेक्टर पर या उसकी औकात पर कोई अटैक नहीं किया गया। ये पूरे नोट्स और काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स का जो एनालिसिस हमने किया, सच कहूँ तो ये दिमाग को झकझोर देने वाला है। अगर हम इस पूरी केस स्टडी के धागों को एक साथ समेटें तो सबसे बड़ा सार या नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि रिकवरी, खासकर जब उसमें सिवियर चाइल्डहुड ट्रॉमा और एक अकेलेपन का शिकार आइसोलेटेड पेरेंट इन्वॉल्व हो, वो कभी भी एक सीधी लाइन में आगे नहीं बढ़ती। बिल्कुल। इन नोट्स से एक बात तो साफ हो जाती है कि एक ट्रॉमेटाइज्ड बच्चे का कैरेक्टर 1 या 2 साल में ठीक नहीं होता। इस बदलाव में लगभग 3 से 10 साल का वक्त लग सकता है, और वो भी तब जब उसे एक लगातार प्रेडिक्टेबल और सेफ माहौल मिले। आप डर से किसी को अपने कंट्रोल में जरूर रख सकते हैं, उससे टेम्परेरी ओबीडियंस हासिल कर सकते हैं, पर ट्रू डिसिप्लिन और एक सच्चा रिश्ता हमेशा डीप एम्पैथी और क्लियर नॉन वायलेंट बाउंड्री से ही बनता है। और इस पूरी डिस्कशन ने हर सुनने वाले इंसान के लिए एक बेहद बड़ा लाइफ लेसन छिपा है। ये कहानी सिर्फ एक सिंगल फादर और उसके अडॉप्टेड बेटे की नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो दूसरे इंसान से जुड़ना चाहता है। सही बात है। चाहे आप किसी वर्क प्लेस में एक मैनेजर के रूप में एक नई टीम हैंडल कर रहे हो, या किसी बेहद डिफिकल्ट रोमांटिक रिलेशनशिप में ट्रस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, दूसरे इंसान की पास्ट कंडीशन को समझे बिना उस पर अपनी उम्मीदों और अपने डर का पहाड़ रख देना हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स ही पैदा करेगा। और ट्रस्ट किसी ऑर्डर से या धमकी से नहीं बनता। उसके लिए सबसे पहले उस माहौल को अनकंडीशनली सेफ बनाना पड़ता है। पर वही सेफ्टी सबसे कठिन काम होता है तब जब आप खुद अंदर से सेफ महसूस ना कर रहे हो। वही तो इस बेहद गहरी चर्चा को हम एक आखिरी सवाल के साथ यहीं रोकते हैं। इस सवाल को सुनने वाले अपने साथ ले जाइए और सोचिएगा जरूर। बिल्कुल। अगर हमारे अपने सबसे बुरे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को या डर में उठाए गए हमारे सबसे गलत कदमों को कोई हमारी परमानेंट पहचान या हमारी आइडेंटिटी मान ले, तो क्या हम खुद कभी सुधर पाएंगे? बहुत प्रोफाउंड सवाल है ये। क्या किसी भी इंसान को अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए सबसे पहले ये विश्वास नहीं चाहिए होता कि सामने वाला उसे एक पोटेंशियल क्रिमिनल या मैनिपुलेटर की नज़र से नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने की काबिल समझता है? पढ़ने और समझने की इस पड़ताल में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी।